उसने कहा, दोबारा टच मत करना। अगर तुमने मुझे टच किया तो मैं चिल्लाऊंगी। और बस इस तरीके से उसने उसे मना कर दिया। उसकी ना उसका मना करना किसी लड़के के लिए सिर्फ एक ना नहीं होती, उसके लिए सबसे बड़ा ईगो का सवाल होता है। वो घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए निकली थी। इसी आस में उन लोगों की जाल में फंस गई। वो लोग जो उसे गलत तरीके से छूने लगे थे, और उसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ वो काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला था। उसे चलती कार से फेंक दिया गया। यहाँ तक कि जब उसे फेंका गया तो उस समय हाईवे पर बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी। वो जैसे ही चलती कार से फेंकी गई, उसके बाद पीछे से एक गाड़ी आई, वो उसके ऊपर हो गई। दूसरी गाड़ी उसे रोनती चली गई, तीसरी रोनती चली गई, चौथी रोनती चली गई। पता ही नहीं चला कि नीचे कोई रोंदा जा रहा है, बल्कि उसकी शक्ल इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो सिर्फ एक कंकाल रह गई थी। फिलहाल ये कहानी जितनी दर्दनाक है, उतनी हैरान कर देने वाली भी है। दरअसल एक कार जो कि हाईवे पर दौड़ रही थी, उसमें कुल मिलाकर 5 लोग थे। 3 लड़के, 2 लड़कियां थी। पांचों काफी ज्यादा समझदार थे, पढ़े लिखे थे। उसमें से एक लड़का जो कि गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, अचानक वो मनचला लड़का जो कि गाड़ी को रोकता है और उसके बाद पीछे की तरफ आकर बैठ जाता है, और उसके बाद उस लड़की को गलत तरीके से छूने लगता है, टच करने लगता है। जो कार हाईवे पर दौड़ रही थी उसमें 5 लोग थे। रात का 3:30 का समय, चारों तरफ सन्नाटा। ना पूरी सुबह हुई थी ना पूरी रात थी, लेकिन पूरी तरीके से लोग जो है वो बाहर नहीं निकले थे। ऐसे में जहां आगे चलकर ऐसी वारदात होती है जो कि लोगों का दिल दहला देती है। आखिर कार में बैठे एक लड़के ने अचानक से एक लड़की को इस तरीके से टच किया कि उस लड़की ने उस लड़के के चेहरे पर तमाचे जड़ दिए। एक के बाद एक तमाचे जड़ना उसने शुरू कर दी। उसके बाद क्या था, लड़के को गुस्सा आ गया, लड़के का ईगो हर्ट हो गया और उसने उस लड़की के पेट पर ऐसी लात मारी और उसे कार की खिड़की से इस तरीके से फेंक दिया कि वो जहां कई सारे वाहनों की चपेट में आ गई और उसको बुरी तरीके से कुचल दिया गया। वहीं वो लड़की, जब उसे टच किया जा रहा था तो वो बार बार मना कर रही थी। उसने हमेशा इसी बात का विरोध किया कि मुझे टच मत करो, देखो अगर आपने मुझे टच किया तो मैं रोऊंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, लोगों को इकट्ठा कर दूंगी। लेकिन उस लड़के पर इन सभी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। लड़कियां फंस चुकी थी और कार हाईवे पर दौड़ती जा रही थी। वहीं पर लड़की ने जब लड़के के तमाचे मारे तो वहीं लड़का भी लड़की को मारने लगा। इतना बुरी तरीके से मारने लगा कि कार में बैठे हुए लोग अचानक से समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। कार की रफ्तार धीमी हो गई। सभी समझ पाते इससे पहले ही लड़के ने लड़की को लात मारकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। चलती गाड़ी से वो हाईवे पर गिर गई, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो काफी दिल दहला देने वाला था। वहीं पर ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये यूपी के बुलंदशहर की कहानी है। यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में देवी मंदिर नाम का एक गांव है। दरअसल ये खुर्जा क्षेत्र में ही आता है, लेकिन यहाँ पर एक देवी मंदिर काफी ज्यादा फेमस है। उसी के नाम पर इस क्षेत्र को देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये काफी ज्यादा मशहूर है। बात है 7 मई 2025 की सुबह के तकरीबन 7:30 बजे होंगे, और एक कार धीमी रफ्तार से मंदिर के पास में पहुंचती है। और जैसे ही वो कार पहुंचती है उसके बाद एक लड़की अचानक से कार की खिड़की से कूद जाती है। कार धीमी थी, लड़की गिर चुकी थी। दरअसल लड़की काफी डरी हुई थी और वो जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। सुबह का 7:30 का समय था, लोग जाग चुके थे, अपनी दुकानें खोल रहे थे। रास्ते पर आवाजाही भी हो चुकी थी। लड़की जिस तरीके से चिल्ला रही थी उससे साफ हो जाता है कि लोगों का ध्यान उसने अपनी ओर खींच लिया था। लोग उस लड़की के पास आने लगे थे। कार में बैठे हुए लड़के काफी डर चुके थे। वे लड़की को कार के अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो डूबती हुई आत्मा फिर से एक बार अपनी पूरी कोशिश के साथ जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। उस डूबती हुई आत्मा ने एक बार फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया
उसके बाद लोगों की भीड़ उस लड़की के पास आने लगी। लड़के डर गए और उन्होंने अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से भगा दिया और लड़की वहीं छूट गई। उसके बाद लोगों की भीड़ ने उस लड़की को बड़े प्यार से, बड़े दुलार से एक होटल पर ले जाकर बिठाया। वहां वो लड़की इतनी डरी हुई थी, इतनी बुरी तरीके से सहमी हुई थी कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, लगातार रोए ही जा रही थी। अब ऐसे में गांव वालों ने उस लड़की से बात करना सही नहीं। जब लड़की थोड़ी सी सहज हुई तो वहीं पर किसी एक व्यक्ति ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो? तुम इस हालत में कैसे हो? तुम्हारे इतने बुरी तरीके से कपड़े फटे हुए हो और तुम डरी सहमी सी हो। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? लड़की फिर से रोने लगी। लड़की कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी। लड़की ने सिर्फ इतना कहा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं बहुत डरी हुई हूँ। उसके बाद वहां के ग्रामीणों को ऐसा लगा कि मामला काफी ज्यादा गंभीर है और उसके बाद उस लड़की को जहां देवी मंदिर पुलिस चौकी ले जाया गया और वहीं पर उस लड़की को देखकर जहां पुलिसकर्मी जो कि उस समय ड्यूटी पर तैनात थे, उन्होंने उस लड़की को देखा। काफी बदहवास सी लड़की थी। लड़की जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचती है, उस चौकी में जाती है, वैसे ही पुलिस वालों के सामने रोने लग जाती है, बिलखने लग जाती है। उसकी जो हालत थी, कपड़े फटे हुए थे, कपड़े व्यवस्थित नहीं थे, बदहाल सी हालत थी। अब ऐसे में पुलिस वाले लड़की को पानी पिलाते हैं, लड़की थोड़ी नॉर्मल होती है। उसके बाद जहाँ चौकी के अधिकारी थे, उन्हें लग जाता है कि ये मामला काफी ज्यादा गंभीर लग रहा है, मामला भी किसी लड़की का है। अब ऐसे में पुलिस वाले सोचते हैं कि क्यों ना अपने आला अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया जाए और वे उस लड़की को लेकर कोतवाल के पास जाने का फैसला करते हैं। वहीं खुर्जा नगर कोतवाल के पास जैसे ही सभी लोग पहुंचते हैं, वैसे ही लड़की की हालत देखकर कोतवाल समझ जाता है कि मामला काफी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि मामला काफी ज्यादा सेंसिटिव है। उसके बाद लड़की से पूछा जाता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, तुम्हारे ऊपर ऐसा क्या आप बीती हुई है कि तुम्हारी ये हालत हुई है, तुम कौन हो, कैसे हो, यहाँ कैसे पहुंची और कहाँ की रहने वाली हो। ये सारे सवाल जब उससे पूछे गए तो लड़की जो कि काफी बदहवास लड़की ने बारी बारी से सारी बातें बताना शुरू कर दी कि उसके साथ क्या हुआ, वो कैसे पहुंची और किस तरीके से उसके साथ गलत हुआ है। पुलिस अधिकारी उसकी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगे और उसके बाद ये मामला काफी गहरा और गंभीर था। उसे काफी गहराई और गंभीरता के साथ सुनते हुए जहां सच और झूठ का पता लगाने के लिए पुलिस वालों ने लड़की के कहे अनुसार पूरी छानबीन करना शुरू कर दी। तो जैसे जैसे पलटें खुलती गई, वैसे वैसे पता चला कि ये मामला कितना ज्यादा गंभीर है। ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं था, इसके पीछे कई सारी कड़ियां जुड़ी हुई थी। वहीं इस केस से जुड़ी हुई बातें सामने आती है जो चौंकाने वाली है। दरअसल लड़की के कहे अनुसार ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके से एक लड़का था जिसका नाम सुरेश कुमार था। दरअसल सुरेश कुमार का ही एक साथी है जिसका नाम रमेश कुमार है। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। ये दोनों ही जहां 6 मई 2025 के दिन शाम के 6 से 7 बजे के बीच की बात होगी। ठीक उसी शाम 6:30 से 7 बजे के बीच में जहां सुरेश और रमेश ने उन लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठा दिया, ये बोलकर कि उन्हें बहुत ही अच्छी नौकरी दिलाने में ले जा रहे हैं, किसी से मिलवाएंगे जिससे कि उनके भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी। लड़कियां भी काफी ज्यादा खुश थी, अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त थी। उन्होंने भी 2 पैसे कमाने के सपने जोड़ लिए थे। वहीं पर नौकरी दिलाने मदद करने का झांसा देकर उन्होंने उन लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और वे बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली लड़की और एक दूसरी लड़की जो यूपी के ही प्रतापगढ़ की रहने वाली थी, दोनों ही लड़कियां सुरेश और रमेश पर भरोसा कर देती हैं और उसके बाद उस गाड़ी में बैठ जाती हैं और अपने खौफनाक भविष्य की तरफ बढ़ जाती हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि ये उनके साथ एक धोखा है। उसके बाद ये दोनों ही लड़कियां उस गाड़ी में बैठती हैं और उन्हें काफी अच्छा भी लगता है। उन्हें सिर्फ भविष्य के बारे में सुनहरे सपने देखे गए थे। उन्होंने अपने सपनों का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। इसी दौरान जब गाड़ी चल पड़ी तो थोड़ा आगे जाते ही सुरेश ने जहां उन लड़कियों से पूछा कि हम बियर खरीदना चाहते हैं, हम बियर पीना चाहते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो क्या हम बियर खरीद लें। ऐसे में लड़कियों को
ऐसा लगा कि ठीक है, पहले थोड़ा असहज लगा था, पर फिर लड़कियों ने सोचा ठीक है, इनकी मर्ज़ी है, अगर ये बियर पीते भी हैं, लेकिन अगर ये शालीनता में रहें तो हमें उससे क्या है? और लड़कियाँ उन्हें परमिशन दे देती है कि ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, बस शालीनता में रहना। उसके बाद क्या था, सुरेश कुमार जाता है और बियर खरीद कर ले आता है। उसके बाद जैसे ही बियर शुरू हो जाती है, उसके बाद जो सफर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होता है। गाड़ी चल पड़ती है अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन रास्ते में ही कोई एक लड़का और गाड़ी में बैठ जाता है जिसका नाम राज था। राज तुरंत ही बैठकर ड्राइवर की सीट पर आ जाता है और वो गाड़ी चलाने लग जाता है। अब क्या था, तीनों ही लड़के बियर के नशे में झूम रहे थे और बियर पी रहे थे। तीनों दोस्त आपस में रिश्तेदार भी थे और प्रॉपर्टी का काम भी देखते थे। तीनों के लिए किसी को भी अपने झांसे में लेना, बेवकूफ बनाना, उसका फायदा उठाना आम बात थी। ये तीनों एक दूसरे के साथीदार थे। उसके बाद क्या था, तीनों जैसे-जैसे बियर पीते रहे, माहौल उनका अलग ही होता रहा। एक समय ऐसा आया कि लड़कियों को काफ़ी असहज महसूस हुआ। लड़कियों को ऐसा लगा जैसे कि वे यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती थी, वे काफ़ी आगे आ चुकी थी। लेकिन इसी उधेड़-बुन में जहाँ लड़कियाँ काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि तीनों ही लड़कों का जो बर्ताव था वो काफ़ी अलग था। वे अलग तरीके से बर्ताव कर रहे थे, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक और डरावना भी था। अब जो राज था, जो गाड़ी चला रहा था, वो अचानक से पीछे आकर बैठ जाता है और जैसे ही पीछे आकर बैठता है तो बिहार वाली जो लड़की थी, जो बिहार की दरभंगा वाली लड़की थी, उस लड़की के साथ छेड़खानी करने लग जाता है। उसे गलत तरीके से छूने लग जाता है, बुरी तरीके से उसे छूता है। लड़की मना करती है, छुओ मत, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। उसके बाद वो उसकी अनसुनी कर लेता है, उसको और ज़्यादा छूने लग जाता है, बल्कि वो ऐसी-ऐसी जगह छूने लग जाता है जो कि लड़की को बर्दाश्त नहीं होता। और फिर क्या था, लड़की ने गुस्से में उसे तमाचे जड़ दिए, एक के बाद एक के बाद एक। और ये तमाचे उस पर नहीं थे, बल्कि उसकी मर्दानगी पर जाकर लगे। उसके बाद क्या था, लड़का जो कि पहले से ही नशे में था, अपना आपा खो बैठता है लड़की के थप्पड़ों से, उसकी मर्दानगी। और उसके बाद वो उस लड़की को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है और इतना बुरी तरीके से पीटता है वो कि सभी देखते रह जाते हैं। गाड़ी की स्पीड भी धीरे हो जाती है। जब तक सब समझते, उससे पहले ही वो लड़का यानी कि वो राज उस लड़की को लात मारकर गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक देता है। हाईवे था, बहुत सारी गाड़ियां भी चल रही थी और जैसे ही वो हाईवे पर गिरती है, उसके बाद एक गाड़ी जो कि उसके ऊपर से गुजर जाती है, क्योंकि अचानक से कोई चीज़ आई और वो गाड़ी के नीचे आ गई। चलाने वाले को भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसके बाद उस एक गाड़ी ने उस लड़की की लाश को रौंदा, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करते हुए वो जो चीज़ थी, यानी कि जिस तरीके से वो लड़की रौंदी जा रही थी, उससे साफ था कि सारे सपने मर चुके हैं, लड़की कब की मर चुकी थी। अब ऐसे में जो दूसरी लड़की बैठी थी, वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, सदमे में थी। उसके होंठ काँप रहे थे, उसके हाथ काँप रहे थे, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो घर से निकली थी एक अच्छे जीवन का, एक अच्छी नौकरी का सपना लिए, जीवन में कुछ करने के लिए। लेकिन ये क्या हो गया? उसकी साथीदार इस तरीके से सड़क पर फेंक दी गई। उसे यही लगा कि अब अगली बारी उसकी है। उसके बाद क्या था? वो काफ़ी डर चुकी थी, उसकी आँखें पथरा चुकी थी। तीनों लड़के शराब के नशे में थे। वे उस गाड़ी वाली लड़की के साथ, जो कि यूपी प्रतापगढ़ की थी, उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से शारीरिक शोषण करते हैं। उसके साथ बारी-बारी से उसका शारीरिक शोषण करते हैं, उसके साथ बहुत गलत करते हैं। यहाँ तक कि पूरे रास्ते उसका शारीरिक शोषण करते हैं। अब गाड़ी आगे हाईवे पर चलती जाती है और एक के बाद एक ये तीनों ही उसके साथ जागतियाँ करने लग जाते हैं। लड़की की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और लड़की जो अब गाड़ी पहुँच जाती है बागपत और मेरठ रोड के बीच में। बागपत यानी कि जो कि ऐसा रास्ता जो काफ़ी ज़्यादा सुनसान था, और मेरठ, दोनों के बीच का रास्ता, जहाँ
कोई भी नहीं था, सुनसान रास्ता है। अचानक से गाड़ी रुक जाती है एक सुनसान जगह पर और वो उस लड़की के साथ तीनों ही सामूहिक रूप से उसका शारीरिक शोषण करते हैं, उसके साथ घिनौनी हरकत करते हैं। लड़की रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन वो लोग उसकी नहीं सुनते। लड़की अधमरी सी हो जाती है, बेहोश हो जाती है। वो तीनों ही लड़के उस लड़की को गाड़ी में डाल देते हैं, ये सोच कर के लड़की होश में आएगी तो फिर से उसके साथ मजे करेंगे। उसके बाद लड़की को गाड़ी में डाल दिया जाता है और गाड़ी चल पड़ती है। पहले प्रतापपुर, फिर टीपी नगर, फिर खरगोंदा और फिर उसके बाद ये हैवानियत का जो खेल है वो वे आगे बढ़ाना चाहते थे। और उसके बाद गाड़ी चलती है बुलंदशहर की ओर, मेरठ से आगे निकल जाती है। अब गाड़ी जैसे जैसे आगे चलती है वैसे वैसे इनका मन भी बदल जाता है। खुर्जा क्षेत्र आता है। यहाँ इससे पहले तक तो लड़के सोच रहे थे कि लड़की के होश में आने के बाद उसके साथ और ज्यादा जागतियाँ करेंगे, लेकिन अब उनका मन बदल जाता है। वे सोचते हैं कि हमने जितने मजे लेने थे वो तो ले लिए, अब हमें ऐसा लगता है कि इस लड़की को भी ठिकाने लगा देना चाहिए। अगर ये लड़की जिंदा रही, बच गई तो ये सारी बातें बोल देगी, पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। क्यों ना इस लड़की को भी ठिकाने लगा दे, जिससे कि कोई सबूत ही ना रहे। अब वे लोग यही सोच रहे थे और सुनसान जगह की तलाश में थे। इसी दौरान लड़की जो है वो होश में आने लग जाती है और जैसे ही खुर्जा क्षेत्र में देवी मंदिर एक गांव है, क्योंकि यहाँ पर एक देवी का मंदिर है इसीलिए इस जगह को देवी मंदिर कहते हैं। यहाँ तक पहुँचते हैं और वो तुरंत ही अपनी गाड़ी को एक सुनसान जगह की ओर मोड़ने लग जाते हैं। दरअसल वे जंक्शन चौकी की तरफ जा रहे थे, गाड़ी मुड़ने वाली थी, लड़की होश में आ जाती है। गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो थी क्योंकि सुबह का समय हो चुका था, समय 7:30 का था। अब ऐसे में गाड़ी जैसे ही स्लो होती है लड़की समझ जाती है कि अगला नंबर मेरा है। लड़की आओ देखती है ना ताओ, स्पीड कम थी इसीलिए खुद ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर कूद जाती है। जैसे ही लड़की पूछती है 7:30 का समय है तो लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। कई सारे स्थानीय लोग अपनी दुकानें खोल चुके थे। लड़की जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, बुरी तरीके से दहाड़ती है। आखिरकार वो मुरझाई हुई अंतिम आत्मा फिर से एक बार अपने आप के लिए दहाड़ना चाहती थी और वो दहाड़ी भी। बहुत बुरी तरीके से रोई, चीखी, चिल्लाई, बचाओ बचाओ कहा और आसपास के लोगों ने सुना, उसे बचाने भी आए। लड़के डर चुके थे, लड़की को गाड़ी में खींचने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन लड़की फिर भी चिल्लाए जा रही थी और लोगों की भीड़ की वजह से वो लड़की वहां से भाग निकलते हैं। उसके बाद लड़की अपनी आप बीती इसी तरीके से पूरी सुना देती है। लेकिन जहां लड़की ने जैसे ही अपनी आप बीती बताई उसके बाद क्या था, उसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने जहां मेरठ जिस जगह शराब खरीदी गई थी, बियर खरीदी गई थी, उस जगह की तलाशी ली गई, डिजिटल निगरानी रखी गई और यहाँ तक कि जो सुरेश था उसी ने बियर खरीदी थी, उसने ऑनलाइन पेमेंट की थी। उसी के जरिए पुलिस ने, क्योंकि इस मामले में कोई भी गवाह नहीं था, सिर्फ लड़की एक गवाह थी जो कि खुद पीड़िता थी। ऐसे में पुलिस सच और झूठ का फैसला करना चाहती थी, इसीलिए पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस सच और झूठ का वैसे ही पुलिस उस बियर वाली शॉप की तरफ जाती है तो पता चलता है कि हाँ यहाँ पर शॉप है। उसके बाद जहाँ सुरेश कुमार की सारी डिटेल मिल जाती है, क्योंकि उसने ऑनलाइन पेमेंट की थी, उसका पैन, आधार कार्ड नंबर, हर चीज मिल जाती है। उसके बाद क्या था, उसके बाद तो जिस तरीके से सुरेश कुमार की डिटेल मिलती है, सबसे पहले सुरेश को धर दबोता दबोचा जाता है। उसके बाद जहां रमेश और राज को ढूंढा जाता है। अब ऐसे में पुलिस को सारी बातें पता चल जाती हैं और 4 दिन की रेकी रखने के बाद, क्योंकि जैसे ही सुरेश पकड़ा जाता है तो रमेश और राज के बारे में सारी जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन जो रमेश और राज हैं उन्हें पता चल जाता है कि सुरेश पकड़ा गया है और पुलिस हमारी गर्दन तक पहुंचने वाली है। उसके बाद क्या था, वो दोनों भागते फिर रहे थे। 4 दिन की डिजिटल निगरानी रखी गई, रेकी की गई। उसके बाद पुलिस को पता चला 10 मई 2025 दोपहर के 2:30 बजे किसी ने बताया शहर हाईवे और अलीगढ़ के बीच में एक संदिग्ध कार देखी गई है, जो कि पुलिस की बताए हुए जानकारी के आधार पर है। उसके बाद क्या था, पुलिस ने अपनी सर्च टीमें भेजी और उस कार को धर दबोचा। उसके बाद पुलिस और रमेश और राज के बीच में फायरिंग हुई। फायरिंग काफी ज्यादा जबरदस्त थी, लेकिन पुलिस ने जहां रमेश और राज के पैर पर गोली मार दी, दोनों घायल हो गए। पुलिस ने
तीनों को ही पकड़ लिया। उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा, उसके बाद मामला जो है वो प्रकाश में आ गया और ये तीनों बुरी तरीके से अभी भी पुलिस की हिरासत में है। लेकिन उसके बाद बात करेंगे उन लड़कियों के बारे में। दरअसल बिहार के दरभंगा की रहने वाली वो लड़की जो भी 18 साल और 2 महीने की हुई थी, उसके उसके पापा की डेथ 6 साल पहले हो चुकी थी। वो घर की सबसे छोटी थी। उसके 2 भाई और बहनें भी थी। उसका परिवार भरा-पूरा था। वो पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट टाइम काम भी करती थी। वो शादी समारोह में वेलकम गर्ल का काम करती थी। इसके अलावा वो अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाना चाहती थी। वो अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपने परिवार की ज़िम्मेदारी भी उठाना चाहती थी। उसके साथ जो यूपी के प्रतापगढ़ की लड़की थी, वो भी वेलकम गर्ल का काम करती थी। और दोनों ही लड़कियां ज़्यादा एक दूसरे से पहचान नहीं रखती थी, एक दूसरे को जानती नहीं थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ रहती थी, एक ही जगह काम करती थी। इसीलिए दोनों ने इन लड़कों के साथ जाना तय किया और अपने भावी जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार की मदद के लिए ये फैसला लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली बात ये थी कि जो दरभंगा वाली लड़की थी, उसकी जल्द ही शादी होने वाली थी। दरअसल फरवरी 2026 में उस लड़की की शादी थी, लेकिन आज वो सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह गई है। उसे क्या पता था कि उसकी शादी होने वाली है और वो सिर्फ एक फाइल बनकर रह जाएगी। लेकिन जो लड़की बची है, क्या अब वो फिर से वही जीवन जी पाएगी? क्या उसकी ज़िंदगी नहीं बदली? अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह है। उसके जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है। अब वो फिर से अपने आप पर कभी भरोसा कर पाएगी या नहीं। लेकिन इस कहानी को बताने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि आप जहाँ भी रहें, सुरक्षित रहें, अवेयर रहें। अगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो किसी के झांसे में मत आइए। आपको इस कहानी में ऐसा कौन-सा पार्ट था जो आपके दिल को छू गया? अगर आपके दिल को छुआ है तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें बताना ना भूलें। अगर आपके आस-पास भी ऐसी कोई घटना या कहानी है तो हमें ज़रूर बताएँ। हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएँगे। अपनी अगली वीडियो में उस कहानी को ज़रूर पेश करेंगे और आपका नाम भी ज़रूर लेंगे। आप ऐसे ही सावधान रहें, सतर्क रहें और आपकी हर एक लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका साथ हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो आप हमें मोटिवेट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कहानी हज़ारों लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं कल फिर से इसी समय पे। तब तक के लिए गुड नाइट।